हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेसन। ये मेरे पास इस बुक का 6th एडिशन है, तो अगर आपके पास 5th एडिशन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएंस हो जाएगा उसमें। तो पहला लेसन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द ब्रिटिश केम इन इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश ओन्ड कंपनी है जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टार्टिंग में उसमें 217 मेंबर्स इन्वॉल्व थे और उसे एक्सक्लूसिव राइट जो कि चार्टर ग्रांट हुआ क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू। चार्टर क्या होता है? राइट टू ट्रेडिंग करने का परमिशन, मतलब कि कंपनी चलाने का परमिशन क्वीन एलिजाबेथ वन के थ्रू उस कंपनी को ग्रांट हुआ। और 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स क्या थे? जो कि राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, मतलब कि बंगाल, बिहार और ओडिशा पे कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया था। दीवानी राइट्स इस कंपनी को कैसे मिला? दीवानी राइट्स को दिया गया था शाह आलम के थ्रू 1765 में, जो कि वो बैटल ऑफ बक्सर हार गए थे। तो एक ट्रीटी साइन हुआ था ब्रिटिशर्स और शाह आलम के अंडर कि अगर आप बैटल ऑफ बक्सर हारते हैं तो आप दीवानी राइट्स मुझे दे देंगे। तो इस प्रकार से दीवानी राइट इनको मिला। दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज द टेरिटोरियल पावर इन 1858 इन द वेक ऑफ द सेपॉय म्यूटनी। सेपॉय म्यूटनी क्या है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस of India. This rule continued until India was granted independence on August 1947. With independence came the need of a constitution as suggested by M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India. M.N. Roy के थ्रू ये सजेस्ट किया गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म किया गया। फिर शुरू होता है द कंपनी रूल 1773 से 1858 और उसके बाद द क्राउन रूल 1858 से 1947। तो आज हम करेंगे द कंपनी रूल 1773 से 1858। द कंपनी रूल का पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट एज इट वाज फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट to control and regulate the affairs of the East India Company in India। ये एक फर्स्ट स्टेप लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डेवलपमेंट के लिए और ये स्टेप लिया गया था विलियम पिट्स के थ्रू, जो कि उस समय के पीएम थे। इट रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी एंड इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। इस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं इसमें कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स उसको दिए गए। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहले थे उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसीज सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसीज थे वो रिपोर्ट करेंगे अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सुपीरियर हो गए अब इनमें से। अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर डिपेंडेंट ऑफ द अनदर, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि कैलकाटा में हुआ इन 1774 और उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अलग जज अपॉइंट किए गए थे। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। इस एक्ट ने कंपनी के ऑफिशियल्स को कोई भी प्राइवेट ट्रेड करने से प्रोहिबिट किया, मतलब कि वो सिर्फ कंपनी का ही काम करेंगे, आउटर काम जैसे आउटर ट्रेडिंग कोई भी नहीं होगा। इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। इस कंपनी को बूस्टअप करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का इस्टेब्लिशमेंट किया गया जो कि सिर्फ रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स में ही इन्वॉल्व रहेंगे। फिर उसके बाद आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781।
इस एक्ट को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट हम किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसके कुछ फीचर्स, इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नर जनरल कोई भी ऑफिशियल वर्क करेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई भी सर्वेंट अगर ऑफिशियल कैपेसिटी से वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। इन रेवेन्यू मैटर्स, अब बात आता है कि सुप्रीम कोर्ट किन किन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो वो चीज़ें हैं रेवेन्यू मैटर। सुप्रीम कोर्ट इसमें रेवेन्यू के मामले में भी इंटरफेयर नहीं करेगा और जो भी ऑफिशियल्स कैपेसिटी वर्क करेंगे उनमें भी ये इंटरफेयर नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा के ऊपर रहेगा। अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट टू बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो भी अपील्स रहेंगे वो सीधे गवर्नर जनरल के पास जाएंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। गवर्नर जनरल इन काउंसिल विल फ्रेम रेगुलेशंस फॉर प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स, मतलब इसमें मोटा मोटा कहा जाए तो गवर्नर जनरल को ही पावर्स दिए गए, सुप्रीम कोर्ट से कम कर दिए गए। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट वॉज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट में कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस कंपनी के डिस्टिंग्विश किए गए, मतलब दोनों को अलग अलग किए गए। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो कि मैनेज करेगा कमर्शियल अफेयर्स, बट क्रिएटेड अ न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी इसमें क्रिएट किया गया जो कि मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स। दस इट्स इस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, मतलब इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी हो गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी हो गया। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सारे कमर्शियल काम करेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो रहेगा वो सेंट्रल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहेगा, जो कि सारे पॉलिटिकल फंक्शंस देखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के। मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया जो कि गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गया जो कि सिर्फ कमर्शियल काम अब ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से कुछ पावर्स वापस खींच ली गई। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द civil and military government or revenues of the British possessions in India. Thus, the act was significant for two reasons. First, the company's territories in India were for the first time called the British possessions in India. मतलब जो कि ब्रिटिश के टेरिटरीज आए इंडिया में वो फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ना कहला के ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहलाएं। और सेकेंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये वही बात है जो हम अभी कहे थे, जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बना जो कमर्शियल अफेयर्स सिर्फ देखेगा, मतलब कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के अफेयर्स देखेगा जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होंगे इंडिया में। अब आता है एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस हुए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उनके दो डिमांड थे, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल, मतलब कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक वीटो पावर का डिमांड किया था, जैसे कि वो जो बाकी 4 मेंबर्स थे काउंसिल के उनके ऑर्डर को भी डिनाई कर सकते हैं, उनके ऊपर अपना ऑर्डर रख सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और वो बनेंगे कमांडर इन चीफ। ये उनका सेकेंड डिमांड था, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। Accordingly, the Act of 1786 was enacted to make both the provisions. तो 1786 में कुछ नहीं हुआ, मतलब कि इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस नए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। उनका एक था कि उनको वीटो पावर चाहिए था कि वो इंडिविजुअली भी कोई भी फैसला ले सकते हैं एक्सेप्ट द 4 काउंसिल मेंबर्स, और दूसरा था कि वो कमांडर इन चीफ बने। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, और एक कंडीशन था इसमें कि गवर्नर जनरल जो रहेंगे बंगाल के वो ज़्यादा पावरफुल रहेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया एंड अनदर 20 ईयर्स ऑफ पीरियड। ये जो ट्रेड मोनोपोली है ये पहले 15 ईयर्स का, मतलब ये शेड्यूल था 15 ईयर्स पे इसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन फिर उसको बाद में 20 ईयर्स पे एक्सटेंड किया गया। यहाँ से वो चीज़ चेंज हो गया 15 to 20 ईयर्स।
It provided that the commander in chief was not to be member of the governor general council. मतलब इसमें जो है कमांडर इन चीफ जो रहेंगे वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं रहेंगे जब तक कि उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाता है गवर्नर जनरल के थ्रू। और इसमें चार्टर एक्ट 1793 में एक और बड़ा डिसीजन लिया गया कि जो भी ऑफिशियल्स या जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में रहते हुए वो इंडियन रेवेन्यू से ही अपने एक्सपेंसेस को पूरे करेंगे। मतलब कि उन्हें ब्रिटिशर्स से कोई भी फंडिंग नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, वो अपने एक्सपेंसेस इंडियन रेवेन्यू के थ्रू ही पूरा करेंगे। ऑल द एक्सपेंसेस विल बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ट्रेड मोनोपोली वॉज एबॉलिश्ड। Indian trade was thrown open to all British member, but monopoly of East India Company was continued in tea trade and trade with China। इसका मतलब है कि जो चार्टर एक्ट 1813 में ट्रेड मोनोपोली जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो हटा दिया गया और इसमें कि जो ट्रेडिंग का रूल जो ट्रेडिंग मोनोपोली था उसमें ब्रिटिश मर्चेंट्स को भी हिस्सा मिला। मतलब कि अब इंडिया से कोई भी ट्रेड कर सकता है मसालों का या तो कुछ भी हुआ, इंडिया से कोई भी ब्रिटिश कंपनी आके वो ट्रेडिंग कर सकती है। लेकिन इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो मोनोपोली रहा इंडिया में, वो था टी का ट्रेड और ट्रेड विथ चाइना। मतलब चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड था उस समय, और टी का जो ट्रेड था मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और अदर कंट्रीज़ में, वो मोनोपोली सिर्फ EIC के पास रहा। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज टू कम इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग द पीपल। मतलब इसमें कहा गया है कि वो फिर क्रिश्चियंस को इंडिया बुलाने लगे कि इंडियन लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना लें और फिर वो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ में चेंज हो जाएं। मतलब ये 4th और 5th पॉइंट में ये कहा गया है कि वेस्टर्न एजुकेशन भी लाया गया इंडिया में, और उसके बाद कहा गया कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट है, जैसे राजा महाराजा जो हैं या तो कोई भी लोकल गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इंडियंस पे टैक्स लगा सकते हैं और अगर इंडियंस टैक्स ना पे करें तो उन्हें पनिश भी कर सकते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या था? दिस एक्ट वॉज फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई, उसके बाद धीरे धीरे सेटल होने में टाइम लगा। मतलब कि 1600 में आई, फिर वो 1833 तक उसका फाइनल मूव रहा सेंट्रलाइजेशन के थ्रू ब्रिटिशर्स का। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, और 100 सालों के बाद फिर वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। उनके पास सारे सिविल और मिलिट्री पावर्स का ऑथराइजेशन दिया गया। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एडिटोरियल entire territorial area possessed by the British in India। लॉर्ड विलियम बेंटिक was the first governor general of India। ये नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते। It deprived the governor of Bombay and Madras for their legislative power। The governor general of India was given exclusive legislative power for the entire British India। मतलब कि इसमें जो legislative powers थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास के पास, वो हटा करके सारे पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास दे दिए गए। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। मतलब कि अभी तक जो भी लॉज बनते थे उसको रेगुलेशन कहा जाता था, अब उनका नाम हटा के एक्ट कहा जाएगा। मतलब रेगुलेशन से एक्ट कर दिया गया। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से कमर्शियल बॉडी से हटा दिया गया, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। और इसका 4th पॉइंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि सिविल सर्वेंट्स का अपॉइंटमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया, जो कि सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड दैट द इंडियंस शुड नॉट बी डेबरेट फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। मतलब इसमें कहा गया कि इंडियंस को भी मौका दिया जाए सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने का, एग्ज़ाम देने का, और फिर जो भी हायर पोस्ट होते हैं सिविल सर्वेंट्स के इन द गवर्नमेंट, उसको पाने का। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, ये बाद में पूरा होता है, जो कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे ये कैसे सक्सेस होता है। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क। ये एक्ट जो था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसने
लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को गवर्नर जनरल काउंसिल से सेपरेट कर दिया और इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। इसने लेजिस्लेटिव पावर्स को दो चीज़ों में सेपरेट कर दिया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, और फिर 6 न्यू मेंबर्स जो कि लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे उन्हें अपॉइंट किया गया। इन अदर वर्ड्स इट एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। This legislative wing of the council functioned as a mini parliament। मतलब मिनी पार्लियामेंट का मतलब क्या है? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। Thus, legislation for the first time was treated as a special function of the government, requiring special machineries and special processes। सेकेंड पॉइंट क्या है? It introduced an open competition system। यहाँ पे कंपटीशन सिस्टम को ओपन किया गया, फिर से प्रस्ताव रखा गया सिविल सर्वेंट्स के लिए। और द कोवेनेटेड सिविल सर्वेंट्स, कोवेनेटेड सिविल सर्वेंट्स क्या हैं? जो हायर पोस्ट होते हैं सिविल सर्वेंट्स में आज के टाइम से देखा जाए, जैसे कि IAS, IPS, IFS। और नॉन कोवेनेटेड सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं? जो कि क्लर्क, टाइपिस्ट, मतलब कि उनके उसी डिपार्टमेंट के लोअर पोस्ट के जो लोग होते हैं वो नॉन कोवेनेटेड होते हैं। तो यहाँ पे कोवेनेटेड सिविल सर्वेंट्स के लिए वो किया गया कि उन्हें एग्ज़ाम के थ्रू एंट्री दी जाए। अकॉर्डिंग टू मैकले कमिटी, द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज अपॉइंटेड इन 1854। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो कमिटी चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में फॉर्म किया गया था एज रिलेटेड टू इंडियन सिविल सर्विसेज, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैक्यूले कमिटी, जो कि 1854 में फॉर्म हुआ था। It extended the company rule and allowed it to retain the position of Indian territories on the trust of the British Crown rule, but did not specify any particular period, unlike the previous charter। इसमें था कि जो कंपनी के रूल थे जो 20 साल तक एक्सटेंड किया जा रहा था वो फिर एक्सटेंड किया गया। पहले 1813 से 1833 किया गया, फिर 1833 से 1853 किया गया, फिर 1853 से उसके बाद कोई भी टाइमलाइन नहीं रखा गया, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच क्लैश चल रहा था जो कि इंग्लैंड में हो रहा था। इसीलिए इसका टाइमलाइन नहीं बढ़ाया गया, 20 साल आगे नहीं बढ़ाया गया। ये था कि कभी भी कंपनी में कुछ भी हो सकता है, तो इसका टाइमलाइन नहीं बढ़ाया गया। और ये क्लैश किस लिए चल रहा था? क्योंकि रूल के ऊपर बहुत सारे रूल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ले लिए गए थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली देख रही थी। इट इंट्रोड्यूसेस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। इसमें गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, जो कि हम कहे थे मिनी पार्लियामेंट एक तरह से, उसमें 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, जिसमें कि 4 थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से, और 2 जो मेंबर्स थे वो बाहर से लिए गए थे, मतलब कि ब्रिटिश से लिए गए थे। तो यहाँ पे द कंपनी रूल ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे द क्राउन रूल, जो कि 1858 से 1947 टिल इंडियन इंडिपेंडेंस तक चला। द क्राउन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।